अब इस यूनिट में 4th यूनिट का सेकंड पार्ट है। आपको 6 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। 6 साइंटिस्ट जिन्होंने बॉटनी के लिए बहुत कुछ किया। क्या क्या दिए हुए हैं बताओ। सबसे पहले दिया हुआ साइंटिस्ट का नाम, जिनका नाम है महर्षि चरक। पढ़ा है हमने चरक से ही था? किसने पढ़ा है? आयुर्वेदा वाले ने चरक से ही था पढ़ा है? ठीक है, तो हमको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। जैसे देखो, सबसे जो पवित्र साहित्य है विशेष रूप से अथर्ववेद के छंदात्मक भाग, जो संभवतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व से है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के नाम से जाने वाले चिकित्सीय ग्रंथों की रचना का श्रेय क्रमशः महर्षि चरक और सुश्रुत को जाता है। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड दिया है 800 ईसा पूर्व से लेके 1000वीं ईस्वी तक फैला हुआ था। ठीक, उसी समय पे ये जो ग्रंथ है वो लिखे गए। तो जो आपके आचार्य चरक थे, इनका जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व हुआ था। वे आयुर्वेद की प्राचीन कला और विज्ञान, चिकित्सा और जीवन शैली दर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करता थे, जिसे प्राचीन भारत में विकसित किया गया। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा इनका जन्म का दिया हुआ है। ठीक है, इनके कुछ नैतिक पॉइंट्स थे, मतलब नैतिक गुण थे। चरक की चिकित्सा नैतिकता, इथिक्स इन चरक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमको ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है चरक वाले में बताने के लिए। जैसे कि चरक प्राचीन भारतीय समाज और चिकित्सा पद्धति का एक महत्वपूर्ण और सम्मानित हिस्सा थे। उन्होंने पेशेवर व्यवहार और नैतिक अनुशासनों का, आदर्शों का पालन किया, जो कुछ इस प्रकार है। तो इनके पॉइंट्स हैं जो हमको लिखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट, मनुष्य को नशा नहीं करना चाहिए, है ना। बुरे काम नहीं करना चाहिए या बुरे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। बुरा काम भी नहीं करो और जो बुरा काम कर रहा है उससे दोस्ती भी नहीं रखो। हमें बीमारों के स्वास्थ्य के लिए पूरी आत्मा से प्रयास करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई बीमार है तो हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए। इनके सिद्धांत है भाई, हमारी आवाज़ की लहजा अच्छा होना चाहिए और हमें हमेशा चौकन्ने रहने चाहिए तथा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ये सब चरक संहिता में उन्होंने लिखा हुआ है। किसने? महर्षि चरक ने। उनके आदर्श वाक्य हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति के घर में घटित होने वाली कोई भी बात बाहर साझा नहीं करनी चाहिए। जो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। न ही रोगी की स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति को बताई जानी चाहिए जिससे पीड़ित या अन्य किसी को नुकसान हो। जब हम किसी रोगी के घर जाए तो हमें अपने शब्द, मन, बुद्धि, इंद्रियों को केवल अपने रोगी और उसकी चिकित्सा के लिए ही समर्पित करना चाहिए। ये नहीं रोगी के पास जाके अपना रोना रो रहे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ है, या उसी को जाके पूछ रहे हैं तूने ऐसा किया था इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया। ऐसा सब नहीं करना है ना। वो रोगी है, उसको हमको उसकी क्या करनी चाहिए? और ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, यह नैतिक संहिता वैश्विक है, आज भी उतनी महत्वपूर्ण और उपयुक्त है जितनी पहले थी। तो इसमें 6 पॉइंट दिया हुआ है, कम से कम आपको 4-5 पॉइंट। अगर महर्षि चरक, महर्षि कौन है? चरक ही है ना, अगर उनका पूछा जाता है तो आपको लिखने पड़ेंगे कि ये उनके आदर्श वाक्य थे, और ज़्यादा इनके बारे में क्योंकि मिलेगा नहीं। फिर यहाँ पे चरक संहिता के स्रोत दिए हुए हैं, है ना, थोड़ा सा डिटेल है, इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो चरक संहिता, थोड़ा सा उनके बारे में, महर्षि चरक के बारे में बताइए। दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर जेसी बोस। आप नाम सुने? पहले है आपके महर्षि चरक, ठीक है, चरक संहिता। दूसरे हैं सर जेसी बोस। कहाँ सुना है इनका नाम? सर जेसी बोस का नाम कहाँ सुना है? हाँ, इनकी फोटो भी दी है। ठीक है, सर जेसी बोस, इनका जन्म 30 नवंबर, अभी भी बर्थडे गया है उनका, 1858 को, 1858 है ना, को मुंशीगंज, अब जो बांग्लादेश में है वहाँ हुआ। तो जिस साइंटिस्ट का डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दिया वही बताना पड़ेगा। ठीक है, और इनके मम्मी पापा का नाम दिया वही बताना पड़ेगा। ठीक है,
जीसी बोस मतलब सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक, इनके पिता की मृत्यु तब हुई जब ये 2 वर्ष के थे। ठीक है, इन्होंने बंगाली साहित्य, जो इनके ये अपने चाचा के साथ रहे जिन्होंने इनको बंगाली साहित्य और कानून पढ़ाया, और इनका जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, साइंस में था। ठीक, सर जीसी बोस एक वैज्ञानिक और चिकित्सक थे जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी में बहुमूल्य योगदान दिया। किस फील्ड में इन्होंने काम किया, प्लांट फिजियोलॉजी। ये एक फील्ड है, प्लांट फिजियोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें हम प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी मतलब उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जी जितना चीज़ आप पढ़ते हो ये सब किस में आता है, फिजियोलॉजी में। तो इन्होंने उसी फील्ड पे क्या किया है, बहुमूल्य इनका योगदान है। ठीक है, लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे। ये कोलकाता में रहे हैं और इन्होंने 1879 में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन किया। ठीक, उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे। स्नातक के बाद 1887 तक वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर रहे। बाद में भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। तो ये पता है आप लोगों को कि 1800 वाले ईस्वी में विदेश जाना बहुत ईजी हुआ करता। अगर आपको थोड़ा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप विदेश जा सकते थे। ठीक है, तो ये भी विदेश गए, है ना। और 1890 में ये उसी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए। ठीक है, उसके बाद इनका पूरा डिटेल दिया हुआ है, इतना डिटेल नहीं जाएंगे। बोस को बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी। इन्होंने माइमोसा पुडिका, प्लांट का नाम है, ठीक है, माइमोसा पुडिका पर प्रयोग किया और दिखाया कि छूने या हिलाने पर यह अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। टच मी नॉट प्लांट जो हमने उस दिन देखा है ना, टच मी नॉट, छुई मुई, उसी को माइमोसा पुडिका कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बताया था कि ऐसा भी एक पौधा है जिसको आप छुओगे या उसको हिलाओगे तने को तो क्या होगा, वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा प्रेशर लगता है, वो सब के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया। और इनके जो प्रयोग हैं ये 1887 में प्रकाशित हुए। ठीक है, फिर इनका विज्ञान में योगदान दिया। जैसे जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्री और भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने रेडियो विज्ञान में भी बहुत काम किया, रेडियो विज्ञान में। ठीक, 1894 में रेडियो संकेतों का पता लगाने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब इनका इंटरेस्ट सिर्फ बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड में नहीं था, फिजिक्स वाली चीज़ों पे भी ये क्या किया है, बहुत सारा काम किए हैं, है ना। सर जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने एक उपकरण बनाया जिसको कैस्कोग्राफ कहते हैं, कैस्कोग्राफ, जो विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति पौधों की प्रक्रिया को मापने वाला एक उपकरण है। उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इन्होंने एक ऐसा उपकरण बताया जिसमें पौधों के अंदर क्या हलचल हो रही है उसको आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक है, ठीक, इसके अलावा इन्होंने क्रिस्टल डिटेक्टर भी बनाया था। क्रिस्टल डिटेक्टर जो एक रेडियो रिसीवर का एक प्रारंभिक संस्करण था जो बिना तार या एंटीना के ट्रांसमीटर से लगभग 30 मीटर दूर से सिग्नल प्राप्त कर सकता था। तो जो 1800 की बात हो रही है, जब उस समय पे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे इन्होंने ऐसी चीज़ ढूंढी थी जिससे 60 मीटर तक बिना तार या बिना किसी चीज़ के आप अपनी जो मैसेज है उसको भेज सकते थे। ठीक, तो सर जेसी बोस की 2 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, एक है क्रिस्टोग्राफ और दूसरा है क्रिस्टल डिटेक्टर। इसके दो कुछ पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे। तीसरे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर B.P. पॉल। तीसरे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर B.P. पॉल। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर बेंजामिन पीरी पॉल। इनका जन्म हुआ है 26 मई 1906 पंजाब के मुकुंदपुर में। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बर्मा में हुई जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। ठीक, 1924 में इन्होंने रंगून विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और विश्वविद्यालय के सभी विज्ञान स्नातकों में प्रथम स्थान पाने के लिए इनको मैथ्यू हंटर पुरस्कार जीतकर खुद को प्रतिष्ठित किया। तो इसके बारे में लिखेंगे, है ना, जो अंग्रेजों के समय में जो पुरस्कार दिए जाते थे, जैसे एक है मैथ्यू हंटर, इनको मिला था।
ठीक है। फिर उन्होंने एमएससी किया, एमएससी की डिग्री की, और डॉक्टरेट की डिग्री के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ये पढ़ाई किया। देखो ये भी विदेश गए थे पढ़ने, क्या करने, पीएचडी करने, है ना, डॉक्टरेट के पढ़ने। 1933 में ये वापस आए और केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन में सहायक चावल अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किए गए, है ना। एक है इंस्टीट्यूट है ये, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शायद ही इंदौर में है, या उसका एक ब्रांच है, वहाँ इन्होंने काम किया है, ठीक है। बाद में उसी वर्ष उन्हें बिहार के पूसा में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान में दूसरे आर्थिक वनस्पति शास्त्री के रूप में चुना गया, ठीक है। डॉक्टर पॉल 1937 में पहले शाही आर्थिक वनस्पति शास्त्री बने। बाद में इस पद को वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख के रूप में पुनः नामित किया गया, जिसमें वो 13 साल तक रहे। 1950 में उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक का पद संभाला, हाँ, और मई 1965 पर इस पद पर रहे। फिर उनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर IARI में बहुत सारे इन्होंने काम किए, ठीक। उनको बहुत सारी मान्यता और वैज्ञानिक ख्याति मिली, जिसका लिस्ट दिया हुआ है ना। इनको क्या क्या मिला है देखिए, इनको मिला है रफ़ी अहमद किदवई मेमोरियल अवार्ड, इनको पद्मश्री मिला है, इनको बिरबल साहनी मेडल मिला है, पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री और पद्म भूषण समझते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 टाइप के प्राइज होते हैं जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट देती है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। तो इनको ये मिला हुआ है पद्मश्री और पद्म भूषण। फिर श्रीनिवास रामानुज मेडल, है ना। ऐसे 10 नाम दिए गए अवार्ड जो इनको मिले हैं, है ना। कुछ नाम आप याद रखेंगे, ठीक। फिर और भी इनका डिटेल दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें। चौथा नाम देखते हैं डॉक्टर करमचंद मेहता। चौथे हैं डॉक्टर करमचंद मेहता। इनमें से किसी का नाम पहले सुने थे, JC बोस, है ना, ठीक है। तो डॉक्टर करमचंद मेहता ये भी एक वनस्पति विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। इन्होंने किस पे काम किया था, गेहूं के रस्ट डिसीज, आपने पहले भी सुना होगा, रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट, जिसमें गेहूं क्या हो जाता है, जब वो मैच्योर होता है ना तो बिल्कुल आप दबाओगे तो ऐसे हो जाएगा रस्ट जैसे, मतलब आपको उसका है ना, रस्ट और होता है ऐसे ऐसे पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उस पर इन्होंने काम किया है भाई, गेहूं के रस्ट डिसीज पे। और इस फसल को प्रभावित करने वाली सभी बीमारियों में सबसे विनाशकारी है ये जो डिसीज है, इस पे उन्होंने काम किया। इसके अलावा भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनाज को संक्रमित करने वाले रस्ट कवक, ठीक है, के जीवन इतिहास का स्पष्ट विवरण दिया, बीमारी के नियंत्रण के उपायों पर काम किया, पादप रोग वैज्ञानिकों और पादप प्रजनकों के लिए उनका अध्ययन रस्ट रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों को विकास में बुनियाद है। मतलब आगे चल के इन्होंने ऐसी किस्में भी बनाई जिनमें रस्ट की डिसीज नहीं लगती हो, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 20 जून 1892 को पंजाब के अमृतसर में, सब पंजाब में ही हो रहा है, ठीक है। लाहौर से इन्होंने सरकारी कॉलेज में पढ़ा है। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध भारतीय वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर शिवराम कश्यप से शिक्षा प्राप्त की। अच्छा, शिवराम कश्यप का नाम हमने और कहाँ सुना है, SR कश्यप, बताई हूँ आपको, बताओ बताई कहाँ बताइए, शिवराम कश्यप, SR कश्यप क्या चीज के फादर माने जाते हैं, याद है ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का जो इंडिया में जितना भी स्टडी हुआ है उसमें मेन नाम आपके शिवराम कश्यप का मिलता है। तो वो जब पढ़ा रहे थे तब ये उनके स्टूडेंट रहे, उनसे भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और MSc की डिग्री ली, ठीक है। इनको अर्नोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्रदर्शक मतलब डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में
और दयाल सिंह कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में, और इसके बाद इस्लामिया कॉलेज में बहुत सारे पोस्ट पे ये रहे। ठीक, बहुत सारा इनका दिया गया। मेन इनका जो काम था वो रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट के ऊपर है ना। और थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको। पांचवे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर टी.वी. देसिकाचारी। पांचवा नाम है डॉक्टर, क्या नाम बोली? टी.वी. देसिकाचारी। ठीक है, पांचवे साइंटिस्ट जिसको हमको पढ़ना है, जिनके बारे में। तो डॉक्टर देसिकाचारी भारत के एक महान शैवाल विज्ञानी थे। शैवाल के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया है? अध्ययन किया है। ठीक है, ये विश्व भर में शैवालों पर किए गए अपने शोध कार्य और उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर थामरपु वेदांत देसिकाचारी। 18 सितंबर 1919 को तत्कालीन मद्रास राज्य और अब अभी आंध्र प्रदेश में आता है, उसके मंदिर शहर तिरुपति में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता भी प्रोफेसर थे संस्कृत भाषा और तमिल भाषा के। ठीक है, इन्होंने भी बीएससी, एमएससी और पीएचडी की, और पीएचडी में इन्होंने नील हरित शैवाल की वर्गीकी पे महत्वपूर्ण काम किया। नील हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर इन्होंने अपने पीएचडी में बहुत सारा काम किया, और मद्रास विश्वविद्यालय में ही अपना कैरियर स्टार्ट किया। वहाँ पर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में, सहायक प्राध्यापक के रूप में बहुत सारा काम किया। ठीक है, इन्होंने अपने उप विषय फाइकोलॉजी, उनका पसंद का क्षेत्र था। इन्होंने समुद्र और स्थानीय पानी में पाए जाने वाले शैवालों पे गहन अध्ययन किया। ठीक है, फिर इनका भी दिया हुआ है, जैसे इनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का मेंबर चुना गया। ठीक है, फाइकोस नामक रिसर्च जर्नल के मुख्य एडिटर के रूप में ये रहे। फाइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहे, अध्यक्ष के रूप में रहे, और इसके अलावा बहुत सारे जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में इनका नाम था, जैसे कि फाइकोस, हाइड्रोबायोलॉजिस्ट, द इंडियन जर्नल ऑफ मैराइन साइंस, इसमें से बहुत सारे पेपर के जर्नल में इन्होंने काम किया है। ठीक है, और इन्होंने कुछ बहुत सारे शैवालों के, नए शैवाल के बारे में भी इन्होंने बताया है, तो उसमें 3-4 नाम दिए हैं। छठवें साइंटिस्ट है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, तो इनका पूरा नाम है मनकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन। पूरा नाम भी लिखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रख्यात अनुवांशिकी, वे जेनेटिक्स वाले थे, ये जेनेटिक्स भी उन्होंने काम किया है, और कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने हरित क्रांति के माध्यम से भारतीय कृषि को बदल दिया। इनका जन्म हुआ है 7 अगस्त को 1925 के कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक, और ये क्या थे? महात्मा गांधी के अनुयायी थे। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी का ये बहुत बड़ा अभियान था, जानते हैं ना, कि जो क्या बोलते हैं, हरिजन आदिवासी वाले जो थे, जिनको पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके उत्थान के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया, तो ये भी उसके सपोर्ट थे। ठीक, और ये सेना में जाना चाहते थे। ठीक है, देखो ये सेना में जाना चाहते थे, लेकिन हमारे देश में 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसके कारण 30 लाख लोग भूख से मर गए। उनका मन बदल गया और फिर उन्होंने कृषि अनुसंधान कार्य करना शुरू कर दिया, है ना। कई बार ऐसी कुछ घटनाएं होती है लाइफ में, जिससे सामने वाले का आगे का जो जीवन है वही बदल जाता है ना। तो ये सेना में जाना चाहते थे, और इन्होंने देखा कि अकाल के कारण भी कोई मर सकता है, तो ये कृषि वाले फील्ड में आ गए। ठीक है, इन्होंने मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लिया, और इससे पहले वो त्रिवेंद्रम के महाराजा कॉलेज से जंतु विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। यहाँ उन्होंने कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद
प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARA बोलते हैं, वहाँ चले गए। पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने यूपीएससी परीक्षा भी पास की और आईपीएस के लिए क्वालिफाई किया। देखो कितने इंटेलिजेंट थे, ठीक है। और आईपीएस बनने के बाद भी इन्होंने आलू अनुवांशिकी पर अपना शोध जारी रखने के लिए नीदरलैंड के वैनिंगन कृषि विश्वविद्यालय में यूनेस्को फेलोशिप लेने का फैसला किया। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में चले गए और वहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री उपाधि प्राप्त की 1952 में, ठीक है। उसके बाद विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में शोधकर्ता के रूप में अपना काम करते रहे, ठीक। उसके बाद वो 54 में भारत आए और IARA में अपना शोध जारी रखा, ठीक है। कृषि अनुसंधान परिषद में ये महानिदेशक के पद में भी रहे और वहाँ रहते हुए इन्होंने भारत के राष्ट्रीय उत्पादक पशु और मछली अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का गठन किया। भारतीय वन सर्वेक्षण में परिवर्तन की भूमिका निभाई और 1979 में उन्हें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया, ठीक। तो इनका इतना सारा जो योगदान है वो आपको याद रखना है। हरित क्रांति में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, ठीक है। इनको भी पद्म विभूषण से अवार्ड किया गया है। इसके अलावा इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनको यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक भी मिला हुआ है, ठीक है। और देखो सबसे लेटेस्ट 2024 में, फरवरी 2024 में भारत सरकार ने, इनकी डेथ हुई है 2023 में, है ना, MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर 2023 में चेन्नई में 98 की उम्र में इनका निधन हो चुका है। और उसके बाद फरवरी 2024 में भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान के सम्मान में डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके रिसेंट के साइंटिस्ट 2023 में ये क्या हुए, खत्म हुए और 24 में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की, ठीक। तो टोटल ये 6 साइंटिस्ट, ये 2 साइंटिस्ट साउथ के, है ना, ये पंजाब के लग रहे हैं, ये बंगाल के और वो और पुराने वाले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो ये है ना, आपको 5 नंबर में पूछेगा, कोई भी एक साइंटिस्ट का नाम देके 5 नंबर के लिए पूछेगा कि इनके योगदान को बताइए। तो अगर वो 5 नंबर के लिए पूछ रहा है तो पहले तो आपको उनका जन्म, डेट और स्थान, दूसरा पॉइंट उनकी शिक्षा, कहाँ से BSc, कहाँ से MSc, कहाँ से PhD, तीसरा पॉइंट वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में रहे हैं, और चौथा पॉइंट उनसे रिलेटेड कोई अवार्ड है तो, है ना, और पाँचवा पॉइंट उनकी कुछ अलग से, जैसे शैवाल वाले हैं तो उन्होंने बहुत सारे शैवालों के बारे में बताया। ऐसे करके आपको अच्छे से ये लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे पूछेगा 5 नंबर के लिए अलग अलग, या तो इकट्ठे पूछ देगा कि भारत के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में बताइए, 10 नंबर के लिए पूछ देगा, है ना। तो इन्हीं में से जिनका भी आपको याद रहेगा, अब 10 नंबर के लिए पूछेगा तो मेरे ख्याल से 5 के बारे में आपको लिखना चाहिए। 5 के बारे में लिखोगे तो एकदम डिटेल नहीं लिखोगे, एक साइंटिस्ट के लिए आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है ना। तो जन्म और उनकी शिक्षा और उनका कोई खास योगदान, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। एक बार अगर शिक्षा को भी भूल जाओगे, है ना, सारे साइंटिस्ट आप देख रहे हो, है ना, ये जो महर्षि चरण है उनको छोड़ के जितने भी आप देख रहे हो सब MSc और PhD हैं, तो वो तो आप कॉमन पॉइंट लिख सकते हो। उन्होंने क्या स्पेशल किया है, जैसे JC बोस के में लिख सकते हो, रेडियो वाला, टेस्कोग्राफ, ऐसा करके ऐसे पॉइंट आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे, ठीक है। बाकी 10 नंबर में आपका आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ये पूछेगा ही। क्लियर है यहाँ तक सबको? चालू हुआ था कि नहीं? हाँ।